अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ समेत 40 से ज़ायद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, बगावत और लोगों को उकसाने का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से अब जो है वो वजाहतें देने का सिलसिला जारी है। आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब की जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किसी FIR से हुकूमत का या वज़ीर आज़म का कोई लेना देना नहीं है और हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दिए। जिसने भी ये किया है पता चल जाएगा, लेकिन इसे हमारे खाते में ना डाला जाए। हो सकता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ FIR उनके अपने लोगों ने दर्ज करवाई हो। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से ट्विटर पैगाम में कहा गया कि वज़ीर आज़म को इस FIR का कोई इल्म नहीं था। जब ये मामला वज़ीर आज़म के इल्म में लाया गया तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। देखते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने खुद पर बगावत का मुकदमा कायम होने पर तंज करते हुए कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी तो खुश हो रहा होगा कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही छोटे जहन के मुतसब लोगों की बदौलत जो है इसका एजेंट बन गया है। अब सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक नवाज शरीफ पर गद्दारी, बगावत और आवाम को उकसाने के इल्ज़ामात से हुकूमत की साख को शदीद नुकसान पहुँचा है। शायद इसी नुकसान की तलाफ़ी के लिए हुकूमत इस FIR से अब पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। सवाल ये है कि लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दायर हुए हैं, क्या इस इक़दाम से हुकूमत का जो बयानिया है क्या उसको नुकसान पहुँचेगा? दूसरी तरफ FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन की जानिब से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को एक इंटरव्यू दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ के केस के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में बशीर मेमन ने बताया कि ख्वाजा आसिफ उस वक्त वज़ीर दिफा थे और दुबई की एक कंपनी से तनख्वाह हासिल करने पर आइन की दफ़ा 6 के तहत गद्दारी का पर्चा करवाने का कहा गया, जिसकी इंक्वायरी करने का हुक्म कैबिनेट ने दिया था। ताहम उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर उनका ये कहना था कि मैंने उम्रे पर जाने के लिए छुट्टी ली हुई थी, उससे 2 रोज़ पहले मुझे वज़ीर आज़म के दफ्तर में बुलाया गया जहां उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, जबकि मैं अपने साथ अपने एडिशनल डायरेक्टर को लेके गया था। इजलास में के इलेक्ट्रिक की बदहाली पर बात हुई, जिस पर मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक पर सुई सदरन के 87 अरब रुपए वाजिबुल अदा है, लेकिन ये कहा गया मुझे कि अबराज ग्रुप तबाह हो गया है और FIA ने उनके खिलाफ तहकीकात करके बहुत गलत किया है। एक सवाल के जवाब में बशीर मेमन ने वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर ये कहा कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक का कई मरतबा जिक्र किया और कहा कि आपने इसे तबाह कर दिया है। बशीर मेमन के इंकशाफात की रोशनी में अब सवाल ये है कि क्या PTI की हुकूमत भी माजी की हुकूमतों के नक्शे कदम पर चलते हुए इदारों को सियासी इंतकाम और नवाजने के लिए इस्तेमाल कर रही है? मुझे ज्वाइन किया है इसी पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ की रहनुमा वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज गुल साहिबा, नून लीग की क़यादत पर नून लीग के लोगों पर मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, लोगों पर उकसाने के मुकदमात, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि PTI की हुकूमत तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम माजी में पिछली हुकूमतों पर रहा है कि पिछली हुकूमतें इदारों के सरबराहान को अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। अगर आपने आज साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू देखा हो जो उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं कि मुझे कहा गया कि मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया के सेल पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि सोशल मीडिया पर खातून अव्वल की तस्वीर जारी की गई थी। लेकिन वो कहते हैं मैंने कानूनी नुक्ता उठाया कि इस पर किस कानून के तहत भाई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। फिर कहा गया कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ भी मुझे कहा गया कि आइन की दफ़ा 6 के तहत जो है ना गद्दारी का पर्चा करवाने का कहा गया, जिसकी इंक्वायरी का हुक्म भी कैबिनेट ने दिया था, लेकिन वो कहते हैं उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। तो बात ये है कि अब माजी में जो बयानिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म साहब अपनाते रहे हैं, अगर इनका इंटरव्यू देखा जाए तो तासुर ये मिलता है कि आप लोगों ने भी शायद वही काम करने हैं या करना चाहते हैं जो माजी की हुकूमतों ने किए, जो इल्ज़ाम और जो बयानिया रहा है आप लोगों का।
थैंक यू शाज़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात यह कि हमारी इंतहाई क्लीन गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट की जो डिसीजन होती है वो जो कलेक्टिव विजडम होती है उस सब कैबिनेट में होते हैं, और कैबिनेट के सामने जो भी पाकिस्तान के बारे में, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इंटरनल हो, आउट कोई ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हों, या कोई ऐसा फोरम हो जिसके बारे में या कोई डिसीजन मेकिंग हो या पॉलिसी मेकिंग हो, वो किए जाते हैं। और उसमें हमारी जो कैबिनेट है उसके अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो इनिशिएटिव होते हैं उसके बारे में बात की जाती हैं, और तमाम जो मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तमाम वज़रा अपनी आरा का इजहार करते हैं और वो डिफ़र भी करते हैं, वो डिसेंटिंग नोट्स भी लिखवाते हैं, और जो उनको लगता है कि ये ठीक है या गलत वो बताते हैं। इजहार राय का उनको मुकम्मल आज़ादी होती है, किसी के ऊपर कोई कदगन और कोई पाबंदी नहीं होती। हम पर्सनलाइज किसी को डिस्कस नहीं करते हैं जब तक कि हमारे सामने कैबिनेट का एजेंडा ना आए। मैं किसी मेमन शेमन के इंटरव्यू को मैंने नहीं देखा हुआ कि उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया हुआ है। कोई अपनी पोस्ट के ऊपर ना रहे, बाद में वो अपने ग्रीवेंसेस, ग्रजेस, जो मर्जी वो बयान कर ले, उसके कॉल ऑफ फेल का वो शख्स खुद जिम्मेदार है। अगर किसी को फील होता है कि उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, ये कोई नवाज की गवर्नमेंट नहीं है कि जस्टिस कयूम को फोन किए जाए या कॉल की जाए और अपनी मर्जी के फैसले लिखवाए जाए, या कैबिनेट के सामने अपना एजेंडा पेश किया जाता है, मिनिस्टर बात करते हैं। से तासुर यही मिल रहा है कि यहाँ भी अपने मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है। मैं वही कह रही हूँ, देख तो मैंने उनके इंटरव्यू नहीं देखा, किसी के फ्रस्ट्रेशन, ग्रजेस या कोई उनके, चूंकि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी ना अंजाम दे सकते हो, या इस वक्त या रिटायर्ड हो गए हों, या वो OSD हो, मुझे तो उनका स्टेटस का भी नहीं पता है, नो आइडिया उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया है। लेकिन शाजिया, जो कैबिनेट है ये बहुत बड़ा फोरम है, यहाँ पे लॉ मिनिस्टर बैठते हैं, यहाँ पे लॉ सेक्रेटरी बैठते हैं, या एडिशनल सेक्रेटरीज बैठे होते हैं। जो एजेंडा सामने आता है उसको पब्लिक इनिशिएटिव में, और कोई भी शिक कानून से बाहर नहीं होती, ना कोई चीज इम्पोज होती है। जैसे ही आप कोई शिक बयान करते हैं, कोई बात करते हैं, फौरन लॉ मिनिस्ट्री हर कैबिनेट के अंदर, हर लॉ हर उसकी इंटरप्रिटेशन बताती है, उसकी बात बताती है, क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो बात बताई जाती है। ये कोई कैबिनेट मजाक नहीं है कि जिसका जो दिल किया कि तुम उठा के ये कर दो, या इसको सफे को उधर से पलट दो, या इधर से फाड़ दो, इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। बगावत के मुकदमात बन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर 40 लोगों के खिलाफ मुकदमात बना दिए हैं। वफाक अब इससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात कहते हैं भाई ऐसी तकरीरें करेंगे, ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, मुल्की इदारों के खिलाफ बात अगर आप करेंगे तो ऐसे मुकदमात तो बनेंगे। तो पंजाब में मुकदमात दर्ज होते हैं, वफाक इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि वफाक कुछ और लाइन ले रहा है, पंजाब के लोग कुछ और बात कर रहे हैं। देखिए शाजिया, इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम है, हर ज़िले का हर जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यूसिस के अंदर मुख्तलिफ थाने मौजूद हैं, हर जगह का RPO DPO मौजूद है। जहाँ पे भी 22 करोड़ आवाम को जहाँ पे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है, या किसी को किसी से कोई ग्रीवेंसेस है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है, वो FIR दर्ज कराते हैं, और पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके FIR किसी भी कंप्लेनेंट के ऊपर, प्राइवेट सिटीजन के ऊपर फौरन जाके अमल जो है वो FIR दर्ज करना। अब 22 करोड़ अवाम हर रोज रोजाना लाखों के लिहाज से जो मुकदमा दर्ज होते हैं, उसका बर्डन उसी मुकदमे ने उठाना है, उसका जिम्मेवार प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर से पूछ के मुकदमे करते हैं। जो भी कंप्लेनेंट जाता है, पुलिस का ये वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह FIR दर्ज करे। अब आ जाती है नवाज शरीफ साहब के ऊपर या किसी के ऊपर बात। सीधी सी बात है कि एक प्राइवेट बंदे को ये फील होता है कि नवाज शरीफ की जो एंटी स्टेट बयानियां हैं वो उससे प्रोवोक्ड, और उसको लगता है कि नवाज शरीफ साहब का गद्दारी के जुमरे में उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। अब पुलिस का फर्ज है कि कंप्लेनेंट को जो है वो FIR दर्ज करे, फिर वो उसको देखे कि वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता, फिर उसको खारिज करे या समाअत के लिए काबिल उनको लगता है। जहां तक गद्दारी के मुकदमे की बात है, ये बात याद रखनी चाहिए, आपके प्रोग्राम से शाजिया लोग सुन सकते हैं कि गद्दारी का मुकदमा सिर्फ स्टेट दायर कर सकती है।
कोई और बंदा दायर नहीं कर सकता, लेकिन एफआईआर कोई भी दर्ज करवा सकता है। तो वो अगर गवर्नमेंट ने करना होता तो वो स्टेट खुद करेगी, स्टेट का इदारा करेगा, स्टेट उसमें का मुकदमा करवाती है किसी के ऊपर, कोई प्राइवेट नहीं करता है। लेकिन प्राइवेट सिटीजन का जो बोझ है, जो एफआईआर हुई भी है, वो उसको पुलिस देखेगी, वो जो उसका ड्यू प्रोसेस होगा वो ले लेगी। ये एक तकरीर के बाद ये सब कुछ हो रहा है, अभी तो जलसे होने हैं, जुलूस होने हैं, इनकी तो तहरीक शुरू होनी है, लॉन्ग मार्च होना है, फिर तो आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों का ये बयान है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये सब कुछ हो रहा है, तकरीर में भी ये सब कुछ हुआ, सबने देखा, तो फिर तो ये जलसे जुलूसों की इजाजत होनी नहीं चाहिए। एक तकरीर के बाद ये हो रहा है तो बाद में क्या होगा? अच्छा, एक तो ये कि शाजिया के हुकूमत बिल्कुल इजाजत देती है। जब पिछले साल भी तमाम लोग कंटेनर के ऊपर पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जमा हो गए थे, तब भी इस्लाम बचाने के लिए निकले थे। सारी दुनिया को पता है कि उम्मत मुस्लिमा के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे जो अच्छे लीडर हैं, जो इस्लाम का मुकदमा लड़ते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े होकर फरमाते हैं कि आप लोग अगर उनकी शान में नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करते हैं तो मुसलमानों को तकलीफ होती है। यूनाइटेड नेशंस की असम्बली से ऐसे लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि मुसलमानों की दिल आज़ारी ना हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी ना हो। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े अच्छे तरीके से ये काम करें। जहां तक फौज के ऊपर कदगन लगाने की बात है कि आप उसके खिलाफ कंटेनर के ऊपर खड़े होकर आप कहें कि हम इसका ये हाल कर देंगे जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में किया है दूसरे मुल्कों की अफवाज का, तो आई एम सॉरी, हमारे जो सुप्रीम इदारे अफवाज जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसके लिए कुर्बानियों के लिए पूरे पाकिस्तानी और पूरी गवर्नमेंट और पीटीआई की गवर्नमेंट और स्टेट खड़ी हुई है उनके साथ। हम अपने जो आर्म्ड फोर्सेज है उसके खिलाफ किसी को भी बात नहीं करने देंगे। जलसे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जुलूस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कंटेनर के ऊपर आने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सब आके इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अलबत्ता ये कि नवाज शरीफ के बयानिए को सिर्फ हमने ही नहीं, पूरे पाकिस्तान ने और उनके अपने विद इन द पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए को उन्होंने रिजेक्ट किया है। उनकी अपनी सफ़ों के अंदर फूट पड़ चुकी है। और शायद आप देखें कि मरियम सफदर साहिबा ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता है। इसका मतलब है कि वो ये मान रही है कि विद इन द पार्टी रैंक्स भी वहां पे क्वेश्चंस हो रहे हैं और उनके बहुत सारे एमपीएस और एमएनएस उठ के आपको पता है वो कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़रताज गुल वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, नवाज़ शरीफ और उनके 40 साथियों पर गद्दारी के मुकदमात का दर्ज होना, अब वफाक से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है। फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में कल कहा कि वज़ीर आज़म को तो इसका इल्म नहीं था, उन्हें जब पता चला उन्होंने तो नापसंदीदगी का इजहार किया। ये कोई पहली बार हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। साफ़ी साहब, आप भी तारीख को बेहतर जानते हैं, लगता है माजी से हमने कभी कोई सबक सीखा ही नहीं है। फ़ातिमा जिन्ना से लेकर शेख मुजीबुर रहमान, बीबी शहीद को देख लें, अब नून लीग पर गद्दारी के मुकदमात, ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी? क्या अंजाम होगा? एक तकरीर के बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो अभी तो तहरीक चलनी है, लॉन्ग मार्च होने हैं, जलसे जुलूस होने हैं, होगा क्या? नहीं शाजिया, हिस्ट्री की तरफ तो आपने खुद इशारा किया और बयान भी किया कि जिस मुल्क में अगर फातिमा जिन्ना पे हो जाए, उन पे ये इल्ज़ाम लग जाए एक मिलिट्री डिक्टेटर के हाथों, तो फिर अगर किसी सियासतदान पे या किसी पख्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, उर्दू बोलने वाले पे लगे तो उस पे हैरत का इजहार क्या हम। और ये भी वक्त ने साबित किया है कि जिस तरह माजी में वो इल्ज़ामात सियासी मकासद के लिए थे, इसी तरह आज भी है। मसलन मेरा तो ज़मीर और जहन नहीं मानता कि एक बंदा किस तरह अपनी धरती और अपनी मिट्टी और अपने लोगों के साथ शऊरी तौर पर गद्दारी का सोच सकता है। यानी मिट्टी का और अपनी धरती का मतलब तो वो माँ की मानिंद है, और अपनी माँ से कोई गद्दारी और बेवफाई कैसे कर सकता है? वो अपने इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है कि हर एक के पास अपना अपना हथियार है। आप मजहबी तबके पे तनकीद करें, उनकी सियासत पे करें, तो वो जवाब में फतवा लगा के
आपको जो है मुर्तद, गुमराह और पता नहीं क्या कुछ साबित करता है। इवन आप किसी कौम पर हस्बी करें तो वो आपको जो है एजेंसियों का एजेंट और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट और क्या क्या वो इस्तेमाल करता है। और लेकिन ये मेरे ख्याल में आजकल बड़ा एक अजीब तमाशा हमें देखने को मिल रहा है। एक तो इस लिहाज से अजीब है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है जो इदारों को ढाल बनाकर इक़्तिदार में भी आई है और जो अभी भी इक़्तिदारों को ढाल बना रही है। हालांकि हुकूमतें अपने रियासती इदारों के लिए ढाल का किरदार अदा करती है। दूसरा, हम हुकूमतों का काम ये होता है कि वो रियासती इदारों और अवाम के नुमाइंदों, खा वो अपोजिशन में हो या कहीं पे भी हो, उनके दरमियान राब्ते का किरदार अदा करती है। उनको अगर लड़ाई की तरफ जाते हों तो उनकी मुसालहत कराते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत हमने देखी है कि जिसको अपनी बका रियासती इदारों और अपोजिशन को लड़ाने में नज़र आती है। आपने देखा हमारे यहाँ जो लोली लंगड़ी जमहूरी हुकूमतें रही है, मसलन गिलानी साहब ने भी ये काम किया है कि कई मरतबा अपोजिशन को और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने बिठाया है, कभी पार्लियामेंट में कभी पार्लियामेंट से बाहर। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी APS के बाद हत्ता कि अपने इमरान खान साहब जैसे सियासी मुखालिफिन को भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मेज़ पे बिठाया। तो ये एक पहली हुकूमत है कि जो शऊरी तौर पर दिन रात इदारों को और अपोजिशन को लड़ाने की कोशिश कर रही है। मसलन आपने देखा कि इस सब कुछ के बावजूद एक्सटेंशन के मामले पे पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया और मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया। और मुस्लिम लीग नून सिर्फ शहबाज शरीफ और इस तरह के लोगों ने नहीं, बल्कि वो मियां नवाज शरीफ का फैसला था और उनके कहने पे दिया। अगले दिन वजीर आज़म के ईमा पे, और ये मैं आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि उनका अपना एक्ट नहीं था, उन्होंने उनके वजीर फैसल वाडा साहब ने बूट ला के और वो शो में रख दिया ताकि उनको ताना भी दिया जा सके, अपोजिशन को बेइज्जत भी किया जा सके और वो उधर करीब भी ना आए। ये अभी भी जितने भी उज़र पेश करें, आप याद करें कि मियां नवाज शरीफ की APC में तकरीर के बाद इस हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत ने खुद इदारों को वरगलाया था, इदारों को मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि आप ये काम कर लें, अपना हिसाब बराबर कर लें। फिर इसकी साफी साहब, हुकूमत को वाकई इस ऑपोजिशन की तहरीक का कोई खौफ है, इन जलसों का, लॉन्ग मार्च का वाकई कोई खौफ है कि अब लग रहा है इस कश्मकश में आम आवाम के मसाइल तो बहुत कहीं दूर चले गए हैं? लगता है कि इस हुकूमत का मकसद ही सिर्फ ये है ऑपोजिशन ऑपोजिशन और ऑपोजिशन को मुकदमात में किस तरीके से फंसाना है, ऑपोजिशन को प्रेशराइज किस तरीके से करना है। इज इट ट्रू? देखें, ये हुकूमत पहले दिन से हद से ज़्यादा खौफजदा है। एक तो इस हुकूमत को अपने आने का पस मंज़र मालूम है, अगर किसी और को नहीं तो खान साहब तो बेहतर जानते हैं ना कि मेरी पार्टी किस तरह बनाई गई है और मुझे इलेक्शन किस तरह जतवाया गया है। और किसी बंदे के या किसी सेटअप के खौफजदा होने की अलामत ये होती है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन पे हमला आवर होते हैं। ये आप जब दूसरे पे हमला करते हैं तो ये बजाते खुद आपके अंदर के खौफ की अलामत होती है। मसलन जो बेखौफ लोग होते हैं वो एक तो जुल्म कभी नहीं करते और दूसरा वो दूसरों की इज्जत और जान माल के बारे में नहायत हसास भी होते हैं। और बेसिकली जितने भी लोग इस तरीके से हमारी तारीख़ में वो वाक़े हुए हैं कि वो अपने नकादों की ज़ुबान बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको जेलों में डालने की कोशिश करते हैं, वो बजाते खुद उनके अंदर के खौफ का नतीजा होता है। तो जो कुछ इन्होंने अपोजिशन के साथ किया, बशीर मेमन साहब के साबिक DG FIA उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है मतीउल्लाह जान को, उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? देखिए, मैं खुद ये आज से कई महीने पहले आर्टिकल में लिख चुका हूँ। अभी आप देखें कि इस मुल्क में आपने DG FIA को बुला के, और ये आज उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में पूरी तरह बात नहीं की, वो हयादार आदमी हैं,
मसलन ये मैं पहले लिख चुका हूँ कि इन्होंने बुलाया बशीर मेमन साहब को और इन्होंने बशीर मेमन साहब से कहा कि ये मरियम नवाज और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग बैठे थे जज अरशद मलिक के खिलाफ, आप उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएं। तो बशीर मेमन साहब ने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्टिकल 6 बहुत बड़ी चीज़ है और कोई बुनियाद नहीं बनता कि मैं उनके खिलाफ मुकदमा बनाऊं। आखिर में जब इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको तंग किया तो उन्होंने आखिर में उनसे कहा कि सर, हमारे इदारे ने उसके फॉरेंसिक भी किए और सब कुछ किए हैं, तो घंटों की वीडियो अरशद मलिक की हमारे पास पड़ी है और उसको अंदर करने की बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उनको अंदर कर लूं। तो उन्होंने इनके फ़ायदे के लिए कहा है कि जी कल जब मामला आला अदालतों में जाएगा तो वो सारा मामला निकलेगा उस वीडियो का, और उसका जो है आपको और खुद अरशद मलिक को और इन लोगों को बड़ा नुकसान होगा। तो जब वो नहीं हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ और एहसान इकबाल के खिलाफ तो आर्टिकल का मुकदमा बनाओ। तो उन्होंने कहा सर किस बुनियाद पे? तो उन्होंने उनसे कहा कि इन दोनों के पास अकामे थे और एक इंटीरियर मिनिस्टर था और दूसरा वो था। तो उन्होंने उसका भी कहा कि सर आर्टिकल 6 मजाक नहीं है और इस बुनियाद पे हम उनके खिलाफ नहीं कर सकते। तो उसकी तो उनको सजा दी गई। अब दूसरी तरफ आप देखें कि वक्त ने साबित किया कि खुद उसकी काबीना में कोई अमरीकी सिटीजन बैठा है, उनके मुशीरान खास में कोई बरतानिया का सिटीजन है, कोई किसी और मुल्क का सिटीजन है। तो ये भी उस वक्त बशीर मेमन साहब ने उनकी तरफ इशारा किया था कि सर आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। और इससे उलट एक काम हुआ था। वो उलट एक काम भी जब बशीर मेमन साहब मुंह खोलेंगे अगर उसकी किसी से पूछा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी को बाबर गौरी साहब की तरफ से शिकायत हुई थी MQM की तरफ से। हाँ जी, उसका भी जिक्र किया उन्होंने कि वो ज्यादती कर। तो जब उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि जी मैं तो मेरिट पे ये काम कर रहा हूँ, तो शाहिद खाकान ने उठ के उनको गले लगाया और शाबाश दी कि ठीक है, अगर कानून के मुताबिक हो रहा है तो कैरी ऑन, आप जारी रखें। बिल्कुल सही। तो पुराने पाकिस्तान की मिसाल भी हमारे सामने और नए पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने गाड़ियों के लेन देन के कारोबार को भी दस्तावेजी बनाने का आगाज़ किया है। इस हवाले से FBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि डीलर को ये बताना होगा कि गाड़ी किस को फ़रोख्त की, गाड़ी की कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में फ़र्क यानी मुनाफे पर 17% सेल्स टैक्स अदा करना होगा। नॉन फाइलर को इजाफी 3% टैक्स देना होगा। बेनामीदार गाड़ियां ख़त्म की जाएंगी और नई पॉलिसी के तहत गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कैश पर करने पर पाबंदी कर दी गई है। अब अदायगी सिर्फ बैंकों के ज़रिए करना होगी। FBI की जानिब से मुतारिफ करवाए गए नए क़वानीन पर अवाम में काफ़ी ज़्यादा एक तशवीश पाई जा रही है कि क्या इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर दोनों फरीक को कोई नया इजाफी टैक्स अदा करना होगा, क्योंकि गाड़ियों पर सेल टैक्स मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट के दौरान ही वसूल कर लिया जाता है। लेकिन FBI ने इसकी वजाहत जारी करते हुए कहा है कि नए कवानीन का मकसद सेकंड हैंड गाड़ियों को रिकंडीशन करके फ़रोख्त करने के कारोबार की हौसला अफजाई करना है। अब नए कवानीन के तहत पुरानी गाड़ियों की मुकम्मल कीमत खरीद की बजाय सिर्फ मुनाफे पर 17% सेल्स टैक्स को वसूल किया जाएगा और ये सिर्फ उन अफराद पर आयद होगा जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कदर बढ़ाकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करते हैं। अगर इस्तेमाल शुदा गाड़ी की फ़रोख्त पर मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान होता है तो ये टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, जिससे रिकंडीशन गाड़ियाँ मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हो सकेंगी। जबकि इससे पहले गाड़ी की कुल कीमत ख़रीद पर 17% सेल्स टैक्स वसूल किया जाता था। ये भी कहा जा रहा है कि FBI के इस नए कानून का मकसद पुरानी गाड़ियों के डीलर्स की आमदन जानना है और उन्हें बैंकिंग चैनल में लाना है। लेकिन बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है कि अगर कोई ना बताइए कैसे पता चलेगा
कि जो जिस शख्स ने गाड़ी को फ़रोख्त किया है और वो बता रहा है कि मुझे इतने फ़ीसद मुनाफा हुआ है जिस पर उसको 17% टैक्स देना है, तो कौन बताएगा कि वो सच बता रहा है या झूठ बता रहा है? सच कोई बताएगा? बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें मैं बात करूँगी। मैंने प्रोग्राम में बुलाया है आज चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। शहजाद साहब, ये जो FBR ने नया एक SOR जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सेकंड हैंड गाड़ियों को की ख़रीदो फ़रोख्त पर मुनाफे पर 17% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। सवाल ये है कि कौन बताएगा भाई कि मुझे इतना मुनाफा हो रहा है? सब कहेंगे मुझे नुकसान हो रहा है, तो कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे, या कैसे हुकूमत के पास कौन सा पैमाना है ये जांचने के लिए कि किसको कितना मुनाफा हो रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखें, इसमें मैं ज़रा सी ये बात क्लियर कर दूं कि जो भी उस SRO की स्प्रीट को जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये कोई नया SRO या नया कानून नहीं है और ना ही कोई ये नया सेल टैक्स है। ये सेल टैक्स कई दहाइयों से लगा हुआ है और ये मल्टीनेशनल कंपनीज या वो इदारे जो गाड़ियों को इस्तेमाल के बाद जब वो बेचते थे तो उस पर 17% पूरी गाड़ी की कीमत के ऊपर जो है वो 17% लिया जाता था। अब ये थोड़ी सी एक शिक जो है गवर्नमेंट ने इसमें बढ़ाकर इसको नरम किया है। मिसाल देता हूं मैं आपको कि किसी कंपनी ने जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड कंपनी है उसने ये गाड़ी एक 15 लाख रुपए की खरीदी, मिसाल के तौर पे एक सुजुकी कार खरीदी, उस 15 लाख में सेल टैक्स था और जब वो 3 साल बाद बेचने लगी तो अब क्योंकि अब वो गाड़ी की कीमत फर्ज कर लेंगे 16 लाख में बिक रही है तो उस 15 लाख पे कोई सेल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब जो ये 1 लाख रुपए आमदनी है उस कंपनी की जो रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, उसके ऊपर वो 17% देगी। ये लेकिन अगर कोई प्राइवेट शख्स, अगर कोई प्राइवेट मतलब कि कोई गाड़ी अपनी बेचना चाह रहा है, जाहिर है लोग बाहर बाहर डील कर लेते हैं। अगर मैंने किसी शख्स को गाड़ी अपनी कोई बेचनी है तो कौन बताएगा भाई कि मुझे इतना मुनाफा हुआ है, इतना मुनाफा नहीं हुआ? कौन देगा? टैक्स से बचने के लिए तो सब कहेंगे भाई मुझे तो मुनाफा हुआ ही नहीं है। नहीं, देखें, इसमें भी जरा सा आप समझ लें, ना ही आपके ऊपर वो सेल टैक्स है और ना ही जिसको आप बेच रही हैं उसके ऊपर सेल टैक्स है। और क्योंकि आप दोनों ना तो रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स में, तो लिहाजा आपके ऊपर ये सेल टैक्स नहीं है। हर उस कंपनी या उस इदारे के ऊपर यह सेल टैक्स नाफिज है जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इससे लोगों की सेकंड हैंड गाड़ियों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी? लोग कहेंगे कि सेकंड हैंड गाड़ियों पर भी हम लोगों ने इतना अगर टैक्स देना है तो इससे अच्छा बंदा नई गाड़ी ले ले। नहीं, देखें, इसमें मैं आपको वेरी क्लियर कर दूं कि जो भी गाड़ी नई हम कंपनी से, लोकल असेंबलर से खरीदते हैं वो सेल टैक्स और मुख्तलिफ टैक्सेस देने के बाद उसकी कीमत का तयन होता है और आवाम वो गाड़ी खरीदती है उसमें सेल टैक्स इंक्लूड होता है। और इसी तरह जो बाहर से गाड़ियां यूज आए या नहीं आए, जब वो कस्टम ड्यूटी दे रहे होते हैं तो उसके मुख्तलिफ टैक्सेस के साथ सेल टैक्स भी दे दिया जाता है। तो देखें, एक मुल्क के अंदर डबल टैक्सेस नहीं हो सकते। ये फार्मूला जो बनाया गया है, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उस गाड़ी के ऊपर, मतलब कि आपने खरीदना है तो भी आपने टैक्स देना है, आपने उसको सेल करना है तो भी आपने उसको टैक्स देना है। लेकिन वो रजिस्टर्ड लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए नहीं है ये बात। रजिस्टर्ड कहाँ पे? जो फाइलर है, टैक्स फाइलर है, सेल्स टैक्स जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, बड़े इदारे हैं, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। अच्छा, ये उन लोगों के ऊपर है, आम पब्लिक के ऊपर ये नहीं है। अच्छा। देखें, FBR की वजाहत भी आई है, उसमें वेरी क्लियर लिखा है कि आम लोगों के लिए ये नहीं है और ना ही ये उन लोगों के ऊपर है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन कार डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आते साथ एक किफ़ायत शारी और सादगी का नारा लगाया था। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल ना करने और मुलाजमीन की तादाद को कम करने और वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियाँ बेचने का ऐलान भी किया था। इनमें से चंद एक पर अमल दरामद भी हुआ, लेकिन सादगी की दावेदार हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए मालियत की 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करने के हवाले से एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ है। ज़राए का यह दावा है कि नैब के डर से एक अहम हुकूमती शख्सियत ने लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करने के हवाले से सितंबर 2016 का ECC का फैसला और गाड़ियां इस्तेमाल करने से मुतालिक 1980 के रूल्स तब्दील करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हुकूमती शख्सियत ने यह कोशिश क्यों की, इस बारे में ज़राए का यह दावा है कि 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने साक समिट की वजह से वजारत खारजा के लिए 33 लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। ECC में यह फैसला हुआ कि ये गाड़ियां सिर्फ गैर मुल्की शख्सियात के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी। वजारत दाखिला ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन सिर्फ नून लीग के दौर में ही ये गाड़ियां ECC के फैसले और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बरखिलाफ 6,60,000 किलोमीटर से ज़ायद इस्तेमाल हुई, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब ने तहकीकात मुकम्मल करके अब रेफरेंस भी तैयार कर लिए। ज़राए का यह भी दावा है कि यही 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी हज़ारों किलोमीटर खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल हुई हैं, जबकि हुकूमत ने नैब से इन गाड़ियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मांगी, लेकिन नैब ने खिलाफ ज़ाब्ता इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म और अफसरान के खिलाफ नैब ने रेफरेंस तैयार किया है, क्या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नैब जो है ऐसी कोई कार्रवाई करेगा या करने जा रहा है? और हुकूमती शख्सियत की जानिब से इस केस से बचने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई कामयाब हो जाएंगे? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सुहेल आपका। सुहेल, बड़ी हैरानगी हुई ये सारी स्टोरी पढ़ के कि नून लीग की हुकूमत ने इन 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को जिन्हें इस्तेमाल किया खिलाफ ज़ाब्ता, PTI भी वही काम कर रही है। तो बजाय इसके कि आप रूल्स को फॉलो करें, मौजूदा हुकूमत ECC के फैसले और 1980 के जो कवायद व ज़वाबित हैं उन्हीं को तब्दील करने का सोच रही है। देखिए, बिल्कुल नैब कानून के मुताबिक नैब इस मामले का नोटिस ले सकती है और मेरे इतलात के मुताबिक अब तक जितनी नैब इस मामले की तहकीकात कर चुका है, नैब की टीम ने बहुत एफिशिएंटली इस मामले की इंक्वायरी की है और नैब टीम की मेहनत के बाद इसका जो रेफरेंस है वो तैयार हो चुका है। और मेरी इतलात के मुताबिक आइंदा हफ्ते एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में ये रेफरेंस मंजूर हो सकता है। तो जब एक जानिब मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जो गाड़ियाँ खरीदी गई, 33 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ ड्यूटी फ्री थी, अगर उनकी ड्यूटी फ्री होने के बावजूद तकरीबन वो 96 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च आया कौमी ख़जाने से, जबकि मार्केट वैल्यू उनकी जो उन्हें टैक्स माफ़ किया गया, ड्यूटीज़ माफ़ की गई, वो 4 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की गाड़ी हैं। और इतनी महंगी गाड़ी हैं कि एक गाड़ी के टायर आपको 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील करने पड़ते हैं और उसके 4 व्हील 52 लाख रुपए के हैं। अच्छा। मतलब इतनी महंगी गाड़ी, उनके वेयर टेयर भी बहुत महंगी है। मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में इन गाड़ियों को तकरीबन कोई 6.5 से 7 लाख किलोमीटर चली, जिसके अंदर नैब ने सारा रिकॉर्ड हासिल किया और ये इस्टेब्लिश किया कि ये खिलाफ ज़ाब्ता इनका इस्तेमाल हुआ है, रूल में प्रोविजन नहीं थी। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब से कोर्ट लखपत जेल में उनसे पूछगछ की गई, शाहिद खान अब्बासी को भी बुलाया गया और ग्रेड 22 के सीनियर तरीन अफसरान को इस मामले के अंदर मुल्जिम नामजद कर दिया गया है नैब की जानिब से। हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, चूंकि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, आने वाले दिनों में उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी ये गाड़ियां हज़ारों किलोमीटर चली हैं और वो भी उन्हीं खिलाफ ज़ाब्तों को पूरा किए बगैर चली हैं। अब अचानक बहुत ही उजलत के अंदर ये फैसला किया गया कि वो ICC का फैसला और वो रूल्स ऑफ कार यूज़ जो इसके अंदर आड़े आ रहे हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। आपने भी वही गाड़ियां इस्तेमाल की जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत इस्तेमाल की जाएगी। मौजूदा जो हुकूमत है क्या तब्दीली करने जा रही है रूल्स में? रूल्स ये थे 1980 के रूल्स थे, जिसके मुताबिक ये गाड़ियाँ जो वजारत खारजा ने मंगवाई, ये एक मखसूस मकसद के लिए गैर मुल्की शख्सियात के लिए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से दीगर मकासद के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रहीं, खिलाफ ज़ाब्ता करार पाई। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करना चाहता है, ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन अब चूंकि उनको रूल्स के अंदर कवर नहीं है, उनको लीगली उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है कि नैब उसको हमें बुला ना ले। उसके बाद
वफाकी वज़रा वजारतें इस्तेमाल नहीं कर सकती, ईवान सदर इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूल्स में तरमीम करके VVIPs, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ईवान सदर और वफाकी वजारतों को ये इजाज़त दी जा रही है कि आप इन गाड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद इंटरेस्टिंग ये है, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक ऑक्शन हुई थी, ग्रैंड ऑक्शन, सरकारी गाड़ियों को नीलाम करने का फैसला हुआ था, आपको याद होगा, सादगी मुहिम अरूज पर थी। उनमें से 9 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लॉन में लगाई गई थी। ये गाड़ियां इतनी महंगी थी कि कोई इनको खरीदने की जरूरत नहीं कर सका, क्योंकि उनके ऊपर ड्यूटी और टैक्स आपने पे करना था, और एक गाड़ी 20 करोड़ 28 करोड़ रुपए तक की थी, तो कोई लेने को तैयार नहीं था। अब ये गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। रिसेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैबिनेट में इस मामले को डिस्कस कर लिया गया है सोहेल? मेरी ज़राए के मुताबिक काबीना से इस मामले की मंजूरी हासिल कर ली गई है, चूंकि पहले ये मामला गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर ने असूली तौर के ऊपर इत्तफाक किया कि रूल्स तब्दील करने हैं। ICC का सितंबर 2016 का फैसला हमने तब्दील करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो रुकावट आ रही हैं रूल्स के मुताबिक इन गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से, और गाड़ियां हमने इस्तेमाल करनी है और गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, ज़राए का ये दावा है। और नैब ये रिकॉर्ड हासिल कर चुका है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये गाड़ियां खिलाफे ज़ाब्ता इस्तेमाल हुई। लेकिन अब नैब देखना यह होगा कि जो इब्तदाई तौर के ऊपर रेफरेंस फाइल होने जा रहा है उसके अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत को कवर नहीं किया गया। लेकिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग में मौजूद होंगे तो उस वक्त ये सवाल उठेगा कि यही गाड़ियां खिलाफ ज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी हुई, तो आप एक तरफ एक लोगों को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं? नैब से भी इस चीज़ की इजाज़त मांगी गई, लेकिन नैब ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है नैब समझता है कि इस मामले को पहले खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के लोगों के खिलाफ जो है वो रेफरेंस तैयार किया गया है, तो लिहाजा कैसे मौजूदा हुकूमत जो है इसको इजाज़त दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सोहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।